Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 110 की यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे। इसके थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी एंड लीगल सिस्टम। जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट कवर करे थे उसमें हमने कम्युनिटी क्या है, ठीक है, क्या कम्युनिटी होती है, कितने टाइप्स की कम्युनिटी होती है, ये सब हमने कवर करा था और कैसे हम सोशल साइकोलॉजी की थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं कम्युनिटी पर, ये हमने कवर कर लिया था। अब हम इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू द लीगल सिस्टम। ठीक है, हम लीगल सिस्टम को पढ़ेंगे कि किस तरीके से लीगल सिस्टम में यानी कि क्राइम और लॉज में किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी को अप्लाई करा जा सकता है। तो इसमें हम सोशल साइकोलॉजी एंड क्राइम के बारे में पढ़ेंगे और सोशल साइकोलॉजी एंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू लीगल सिस्टम। तो जो हमारा लीगल सिस्टम होता है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक हर डेवलपमेंट में लीगल सिस्टम का रोल होता है और किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करा जाता है, सोशल चेंजेस लेकर के आए जाते हैं कंट्री में थ्रू लॉज। हमारी गवर्नमेंट जो भी हमारे पास लॉज हैं वो सब करते क्या है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, कंट्री में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, ह्यूमन बिहेवियर, उन सबके बिहेवियर को रेगुलेट करा जाता है कि कौन किस काम को कर सकता है, क्या चीज़ नहीं कर सकता है, ये चीज़ें रेगुलेट होती है। साथ में सोशल चेंजेस लेकर के आए जाते हैं लीगल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, इन लॉज के थ्रू। तो सोशल साइकोलॉजी को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोशल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हम समझ सके कि ये जो सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स किस तरीके से गाइड करते हैं एक्सेप्टेड बिहेवियर को, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से रूल्स जो है रिजॉल्व करे जाते हैं इनके थ्रू, और किस तरीके से एक्सेप्टेड बिहेवियर को गाइड करा जाता है कि क्या एक्सेप्टेड होगा इस कंट्री में, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या बिहेवियर नहीं हो सकता। वो सब चीज़ों में हमें लीगल सिस्टम इन्वॉल्व होता है इन समय, और सोशल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है सारी चीज़ें समझने में। अब यहाँ पे एक केस स्टडी के थ्रू समझाया गया है फॉल्स कन्फेशन के बारे में। यहाँ पे केस स्टडी बताई गई थी जिसमें एक जो पर्सन था 16 ईयर ओल्ड था और उसने अपनी मदर का मर्डर नहीं करा था, बट फिर भी अपने जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, उनके प्रेशर में आकर के उसने कन्फेस कर लिया था कि हाँ उसने अपनी मदर को किल करा है। ठीक है, इस चीज़ के इससे फॉल्स कन्फेशन कहा जाता है। अब ये उसने करा था पुलिस प्रेशर में आकर के। तो किस तरीके से जो लॉज होते हैं और किस तरीके से जो ये कनेक्शन है ह्यूमन बिहेवियर का और लीगल सिस्टम का, उसे समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। क्योंकि ये जो फॉल्स कन्फेशन होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट थे सॉल कैसन, इन्होंने एक्सप्लेन करा कि फॉल्स कन्फेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस में आकर के या फिर थकावट की वजह से या फिर जो ट्रॉमा उन्हें फेस करना पड़ता है उस टाइम पर, उसकी वजह से कभी कभी जिस पर्सन ने कुछ क्राइम नहीं भी करा होता है वो भी इस प्रेशर में आकर के, स्ट्रेस में आकर के कन्फेशन कर देता है, फॉल्स कन्फेशन कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी टाइम तक जेल में रहना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भुगतनी पड़ सकती हैं जितना उसने क्राइम करा भी नहीं था। तो इसे फॉल्स कन्फेशन कहा जाता है। एग्जाम में इतना लिख करके नहीं आना है, हमें सीधा स्टार्ट करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू द लीगल सिस्टम, ये आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क में, तो आप थोड़ा बहुत लीगल सिस्टम क्या होता है, क्या उसका रोल होता है, जो हमने स्टार्टिंग में 2-4 लाइन पढ़ी, वो 1-2 लाइन आपको लिख देनी है, फिर सीधा स्टार्ट कर देना है सोशल साइकोलॉजी एंड क्राइम से। सोशल साइकोलॉजी एंड क्राइम क्या है कि हम यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है विद द हेल्प ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो कि हमें इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज में भी मदद करती हैं कि कैसे क्राइम को रोका जा सकता है, क्या क्या इंटरवेंशन इसके लिए हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्राइम एक सोशल इशू कैसे है ये हम समझेंगे कि जो क्राइम होता है, कोई एक क्राइम हमेशा अकेला नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारी दूसरे जो बिहेवियर्स हैं, चीज़ें हैं, वो कनेक्टेड रहती हैं। जैसे लोग चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि पॉवर्टी की वजह से भी चोरी करते हैं कुछ लोग, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी क्राइम होते हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उसकी वजह से भी कुछ क्राइम्स होते हैं, ठीक है, ऑनर किलिंग होती है और भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। तो जो क्राइम होता है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी सोशल इशू से जुड़ा होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे हम सोशल साइकोलॉजी में जो अप्रोच यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है सोशियो लीगल अप्रोच, यानी यहाँ पे सोशल वर्ड आ रहा है और लीगल वर्ड आ रहा है, सोशल लीगल अप्रोच। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी लॉ हैं, जितने भी लॉ बनाए गए हैं, वो किसी ना किसी सोशल सिचुएशन से लिंक्ड होते हैं एंड प्लेज द रोल इन मेंटेनिंग और चेंजिंग दैम, कि जो हमारे लॉज होते हैं वो सोशल सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं और उनका जो लॉज होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है मेंटेन करना और बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है, सोशल सिचुएशंस को मेंटेन करके रखना, जो चीज़ें सही चल रही हैं वो मेंटेन रह सके, और कुछ भी बिहेवियर ऐसा है, फिर कुछ भी सिचुएशन ऐसी है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, उसे चेंज भी करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉज। तो इसे सोशल लीगल अप्रोच कहते हैं कि जो हमारे लॉज हैं वो हमारी सोशल सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बीच में एक लिंक है। तो क्राइम क्या है? सोशल इशूज से जुड़े हुए हैं। कोई भी सोशल इशू होता है उसकी वजह से, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गई, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स या फिर पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब की वजह से कोई ना कोई क्राइम बाहर आ सकता है। तो हमारे क्राइम जो है वो सोशल इशूज से जुड़े हुए होते हैं और इसको समझने के लिए हम सोशल लीगल अप्रोच भी यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर को लीड करते हैं वो हम पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू क्रिमिनल बिहेवियर। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर होता है, ठीक है, जो इवेंचुअली लीड करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को, जिसमें फर्स्ट है डी इंडिविजुएशन। और डी इंडिविजुएशन के बारे में हमने इसी यूनिट में पढ़ा था पहले की पार्ट्स में कि डी इंडिविजुएशन क्या होती है, तो इसको मैं बार बार दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, बट हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि डी इंडिविजुएशन क्या है। अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खो देना, क्योंकि हम क्राउड में होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, फिर मोरल रिस्ट्रेंट्स एक ग्रुप में होकर के, उसे हम डी इंडिविजुएशन कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों की भीड़ में थे, तो जो सब लोग कर रहे हैं हम वही चीज़ कर रहे हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा, हमें सोशल डिजायरेबिलिटी नहीं चाहिए कि लोग हमें पसंद करें जिनके साथ हम हैं, हमें बस समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, और उस सिचुएशन में जो भी बाकी के सब लोग कर रहे होते हैं हम उसी काम को करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्रिमिनल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कि जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, फिर अब बहुत ज़्यादा भीड़ में हो और भीड़ में सब लोग क्या करें, एक दूसरे को मार रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके आगे पीछे जो भी आता है आप भी मारने लग जाते हैं उसे, तो वो क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है, जैसा भीड़ में मोस्टली होता भी है। तो इसे हम डी इंडिविजुएशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर आ सकता है। इसकी वजह से गैंग एक्टिविटीज़ या फिर चोरियां या फिर डाका डालना या फिर वायलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। डी इंडिविजुएशन उसे कह रहे हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खो देना, फिर सेल्फ कंट्रोल को खो देना ग्रुप में होकर के या बहुत सारे लोगों की भीड़ में होकर के, वो हो गया डी इंडिविजुएशन। सेकेंड है सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन क्या है कि हम अपने एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो गैंग होती है, ठीक है, कोई भी गैंग होगी, ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, जब वो अपने गैंग मेंबर्स के साथ होते हैं, जब ज़्यादा बड़ा क्राइम करते हैं, अगर वो एक इंडिविजुअल अलग से कहीं पर है तो वो इतने चांसेस नहीं लेगा कोई क्राइम करने के, ठीक है, लेकिन जब दो चार जने एक जैसी सोच वाले एक साथ आ जाते हैं तो उस टाइम पर वो बड़ा क्राइम कर सकते हैं, फिर करने की सोच सकते हैं। उसे सोशल फैसिलिटेशन कहा जा रहा है कि जब आप दूसरे अपने जैसे लोगों के साथ में होते हैं तब आप ज़्यादा एफर्ट्स अपने लगाते हैं, एफर्ट्स जो क्या है इंक्रीज हो जाते हैं उनको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है, सोशल डिजायरेबिलिटी के लिए, अपने दोस्तों को या फिर जो भी हमारे गैंग के दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ होने की वजह से भी वो सोशल फैसिलिटेशन है कि दूसरों की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाते हैं हमारे एफर्ट्स, उसे सोशल फैसिलिटेशन कहा जा रहा है। अब ये नॉर्मल बिहेवियर में भी होता है कि अगर हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे साथ में, ठीक है, तो हम ज़्यादा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, उसमें में भी लिया जा सकता है, बट हम क्राइम के जो है कॉन्टेक्स्ट में इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैंग मेंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि हम उन्हें दिखाने के लिए, फिर जब हम अपने मेंबर्स के साथ होते हैं, गैंग मेंबर्स के साथ, उस टाइम पर डेलिक्वेंट बिहेवियर ज़्यादा शो होता है, इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है। थर्ड है इसमें एंटी सोशल पैटर्न्स ऑफ एटीट्यूड्स। एंटी सोशल पैटर्न्स ऑफ एटीट्यूड्स की क्या डेफिनेशन है? इसका मतलब है कि हम किसी भी बिहेवियर को या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग इवेल्युएट, यानी उसे जज, हम अपनी जो दिमाग में हम जजमेंट बनाते हैं वो ही हम ऐसी बनाते हैं कि जो एंटी सोशल हो। एटीट्यूड क्या हो गया? एटीट्यूड का मतलब हो गया कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव समझ रहे हैं कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, वो हमारा एटीट्यूड हो गया। अब हम किसी चीज़ को समझते ही ऐसे हैं, उसका एटीट्यूड, उस चीज़ को लेकर के अपना एटीट्यूड ऐसा बनाते हैं जो कि एंटी सोशल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें अथॉरिटी की बात माननी ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अथॉरिटी की बात मानेंगे तो अगर हम अथॉरिटी की बात नहीं मानेंगे तो वो सही है, तो वो पॉजिटिव चीज़ है। तो अथॉरिटी की या फिर जो लीगल जितनी भी अथॉरिटीज़ है उनको जो है डिनाई करना, उनको डिसोबे करना, उनको रिजेक्ट करना, इस तरीके की बातें सोचना, या फिर हाई टॉलरेंस फॉर डेविएंस मीन्स कि जो चीज़ नॉर्मल है कि यही होता आ रहा है उस चीज़ को बदल देना कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, अगर सब स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल आते हैं हम लोग नहीं आएंगे तो हम चेंज करेंगे। डेविएंस मीन्स चेंज होना, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग होना, तो वो काम करते हैं ज़्यादातर। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कि हम लोग रेशनलाइजेशन या फिर डिनाइल करते हैं कि अगर हमने चीटिंग करी या फिर कुछ भी गलत करा है तो हम उसे रैशनलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं कि नहीं हमने गलत नहीं करा है, जो हमने करा है वो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए अच्छा हो रहा है तो वो ठीक है। तो इस तरीके से रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर डिनाइल कि हमने तो कुछ गलत करा ही नहीं है। तो इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं। एंगर ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कि अगर बहुत ज़्यादा धूप या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर किसी और ने थोड़ा सा भी उकसा दिया, किसी दूसरे पर्सन ने थोड़ा सा प्रोवोक कर दिया, फिर कुछ बोल दिया तो उसे सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। तो किसी छोटे से स्टिमुलस पर भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट करना, ये काम होता है, क्योंकि हम उसे परसीव कर लेते हैं एज अ थ्रेट। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसी चलती है जिसकी वजह से भी क्राइम हो सकते हैं। जनरली एंटी सोशल थिंकिंग स्टाइल, बेसिकली इसका मतलब यही है कि हम सोचते ही एंटी सोशल पैटर्न के थ्रू है, कि हमारा थिंकिंग स्टाइल ये ऐसा है कि हमें तो कुछ अलग ही करना है, ठीक है, हमें जो रूल्स हैं उसे फॉलो नहीं करना है, एग्रेशन ज़्यादा दिखाना है और एंटी सोशल बिहेवियर करना है। ऐसी थिंकिंग होना, इसकी वजह से भी क्राइम होता है। तो एंटी सोशल पैटर्न्स ऑफ एटीट्यूड कि हम लोग हर चीज़ को एंटी सोशल पैटर्न के थ्रू ही जो है एटीट्यूड अपना बनाते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। एक ये रीज़न होता है क्राइम का। लास्ट है इसमें फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, और ये भी हमने सोशल साइकोलॉजी में काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ा था कि फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि इधर देखो दो चीज़ें हैं, पहली फ्रस्ट्रेशन, दूसरा अग्रेशन। तो ये हाइपोथेसिस बोलती है कि सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे गोल को अचीव नहीं करने देती हमें, ठीक है, हिंडर है जो हमारे लिए हिंड्रेंस है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। जब वो फ्रस्ट्रेशन आती है उसके बाद हमें एग्रेशन आता है।
तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर अग्रेशन आता है। तो जब भी हमारा गोल ब्लॉक हो जाता है, हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन जो है एक्सपीरियंस करते हैं। फिर जब वो फ्रस्ट्रेशन हमें होती है, फिर हमें अग्रेशन आना स्टार्ट होता है। फिर हम उस अग्रेशन के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर कर देते हैं जो कि क्रिमिनल बिहेवियर है, या फिर एंटी सोशल है, या जो वायलेंट है, या फिर जो गलत है। तो ये एक रीज़न होता है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, यानी कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अग्रेशन की वजह से भी हम लोग क्रिमिनल बिहेवियर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सोशल साइकोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे इन सब मेथड्स में, क्राइम में, कि हम सबसे पहले तो अगर हम क्रिमिनल बिहेवियर को समझते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे कारण होते हैं, कारक होते हैं जिसकी वजह से जो है क्राइम हो सकता है, या क्रिमिनल बिहेवियर को वो लीड करते हैं। तो इसको समझने से हमें ये समझ में आएगा कि जब हम फैक्टर्स को समझेंगे, रीजंस को समझेंगे, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। कि हमें पता है कि किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसे कैसे ठीक करा जा सकता है। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, या फिर अग्रेशन नहीं आएगा, या फिर हमारे थॉट पैटर्न्स ठीक होंगे, तो उसकी वजह से भी क्रिमिनल बिहेवियर को रोका जा सकता है, फिर कम करा जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर की सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को उठा करके हम लोग क्रिमिनल बिहेवियर को समझ सकते हैं, और जब हम बिहेवियर को समझ जाएंगे तो हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए, ऑर्गेनाइज कराने चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जो कि पॉजिटिव कम्युनिटी को प्रमोट करें। ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर को, पॉजिटिव कम्युनिटी बिहेवियर को प्रमोट करें, प्रो सोशल बिहेवियर को प्रमोट करें, जिसकी वजह से भी क्रिमिनल बिहेवियर रिड्यूस हो सकते हैं, और ये फैक्टर्स को हम लोग रोक सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हो सकती है सोशल साइकोलॉजी की। तो ये हमने पढ़ा सोशल साइकोलॉजी एंड क्राइम। अब हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी एंड लॉ। तो लॉ, जैसे हमने पढ़ा लीगल सिस्टम को, लीगल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो जितनी भी डेवलपमेंट होती है उस सब में, और उसको समझने से हमें जो है हम क्रिमिनल बिहेवियर्स को रोक सकते हैं, सोशल चेंजेस लेकर के आ सकते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। अब इससे होगा कि सोशल साइकोलॉजी जो हमें हेल्प करती है लीगल कॉन्टेक्स्ट में, हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ज्यूरीज। ठीक है, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में कितने लोगों के बारे में बात करी जाती है, लॉयर्स के बारे में बात करी जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करी जाती है, ज्यूरीज, आई विटनेस, डिफेंडेंट्स, एक्यूज, इन सब के बारे में बात करी जाती है। तो इन सब के बिहेवियर को समझने में हमें सोशल साइकोलॉजी मदद करती है, और हम सोशल साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें किसी को अरेस्ट करना है, या फिर इंटेरोगेशन के लिए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस, इस सब में सोशल साइकोलॉजी का यूज़ करा जा सकता है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे कुछ कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर हम सोशल साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पढ़ना है हमें, आई विटनेस टेस्टिमनी पढ़ना है, नेगोशिएशन बाय लॉयर्स पढ़ना है, और ज्यूरी पढ़ना है, और प्रिजन एनवायरनमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन से। अब सोशल साइकोलॉजी का क्या रोल होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, कि सोशल साइकोलॉजी हमें मदद करती है कि जब हम इंटेरोगेशन करें, या फिर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हो, वो उसमें कोई भी बायसनेस ना आए, कि उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो, कोई भी बायसनेस ना आए, ये मेन रोल होता है। तो सोशल साइकोलॉजी इस चीज़ में हमें मदद करती है। इंटरेक्शनल सिंक्रोनी, इंटरेक्शनल सिंक्रोनी का मतलब है कि कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स। लेट सपोज कि कोई इंटेरोगेशन हो रहा है, कि ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर है जो इंटेरोगेशन कर रहे हैं लोगों का, तो उस टाइम पर क्या होगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद से ही अपने आप में ही अगर वो रेस्टलेस फील कर रहा है, ठीक है, वो रेस्टलेस है, टायर्ड है, कुछ भी है, तो उसका इफेक्ट उसके इंटरव्यू पर जाएगा। ठीक है, वो इंटेरोगेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, और जो इंटरव्यू है, यानी कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो भी रेस्टलेस फील करेगा, क्योंकि जैसा हम लोग फील करते हैं वैसे सामने वाले को भी हम फील करवाते हैं। तो अगर एक पुलिस ऑफिसर खुद से इंटरव्यू के टाइम पर अगर एक पुलिस ऑफिसर खुद से रेस्टलेस फील कर रहा है, तो वो जो इसका इंटरव्यू ले रहा है वो भी रेस्टलेस फील करेगा, जिसकी वजह से मिसइंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो उस चीज़ को कम करना, उस चीज़ को रिड्यूस करने में सोशल साइकोलॉजी हेल्प करती है। साथ में जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस हैं, कि किसी पुलिस ऑफिसर ने पहले से सोच रखा है क्रिमिनल तो यही है, उसके दिमाग में पहले से उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि यार ये बंदा या तो गलत है या तो सही है, ऐसे कुछ भी बायसनेस या फिर प्रोफेसिस उसने बना रखी है पहले से। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरव्यू के टाइम पर वो चीज़ बायसनेस या फिर एरर्स लेकर के आ सकती हैं, तो उस चीज़ को रिड्यूस करना। साथ में सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं ट्रेनिंग भी करवाते हैं, हेल्प भी करते हैं कि किस तरीके से अच्छे से इंटरोगेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हमें सवाल पूछने चाहिए, एक अच्छी रैपो बिल्डिंग किस तरीके से करी जा सकती है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, मतलब साइलेंस, और कैसे स्ट्रैटेजी हम बनाएं कि ज़्यादा अच्छे से इंटरोगेशन कर सकें। ठीक है, इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, और ज़्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव हो सकती है। तो इसमें भी सोशल साइकोलॉजी मदद करती है। तो ये हमने पढ़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सोशल साइकोलॉजी का क्या रोल होगा। नेक्स्ट आ जाता है आई विटनेस टेस्टिमनी। तो आई विटनेस टेस्टिमनी में क्या होता है कि जो गवाह होते हैं जिन्होंने अपने आगे कोई भी क्राइम होते हुए देखा होता है, तो उस टाइम पर किस तरीके से हम सोशल साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आई विटनेस टेस्टिमनी होती है तो एरर्स भी आ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में, कि मान लो उस बंदे से पूछा गया है कि भाई तुमने जिसको क्राइम करते हुए देखा था कि वो पर्सन था कौन। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू स्ट्रेस, डिस्गाइज एंड क्रॉस रेस इफेक्ट्स कैन लीड टू एरर्स इन आइडेंटिफाइंग प्रेपरेटर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से या फिर और भी किसी चीज़ की वजह से, या फिर क्रॉस रेस इफेक्ट्स कि किसी बंदे ने सोच रखा है, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है कि किसी बंदे ने सोच रखा है जो इस कास्ट के लोग होते हैं, रिलीजन के या फिर इस रेसिज्म के जो लोग होते हैं वो तो बुरे ही होते हैं, ठीक है। अगर उसके सामने 4-5 जने खड़े हैं, लेकिन इसमें से एक कोई क्रिमिनल हो सकता है बट वो उसको अच्छे से याद नहीं है कि वो कौन है, तो अगर वो उसको पहचानने की कोशिश करे तो चांसेस हो सकते हैं कि वो क्रिमिनल की जगह किसी और बंदे को सिलेक्ट कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कि भाई इसने क्राइम करा था, तो वहाँ पे गलती हो सकती है। तो वो गलती ना हो, वो किसी भी रीज़न से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, कि उसके पहले दिमाग में ही बाइसेस बने हुए हैं, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, उनकी वजह से हो सकती है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जो असली जो क्रिमिनल है वो छूट सकता है हाथ से। तो यहाँ पर भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मदद कर सकते हैं। कंडीशंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ फॉइल्स, ठीक है। जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं करा है, अगर एक लाइन में 3-4 या 5 जनों को खड़ा करा हुआ है जिन पे सब पे शक है, उसमें से कुछ इनोसेंट लोग भी होंगे जिन्होंने कुछ गलत नहीं करा है, तो उनका सिलेक्शन अच्छे से करा जाना चाहिए और सबको एक सीक्वेंस में लाइन में खड़ा करा जाना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, ऐसा नहीं चाहिए। सबको लाइन में एक साथ खड़ा करा जाए, ठीक है, जैसे अपने फिल्मों में या फिर सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। तो इस तरीके से लाइनअप करा जाना चाहिए और एरर रिड्यूस हो सकते हैं इसकी वजह से। साथ में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करा जा सकता है, स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनका यूज़ करा जा सकता है आई विटनेस टेस्टिमनी में। अब हम कैसे इन्वेस्टिगेशंस की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं? वर्कशॉप्स के थ्रू, ठीक है, कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। कॉग्निटिव इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की जो है उनको ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो एबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके। पॉलीग्राफ टेस्ट आपको पता होगा जिसको कि लाई डिटेक्टिंग टेस्ट बोला जाता है, वो भी करा जा सकता है, जो जिसमें कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की किसी को स्वेटिंग कितनी हो रही है, कोई झूठ बोलते हुए सच बोलते हुए, उसके बेसिस पर जो हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल सेंसेशंस, उन सब से उन सब का यूज़ करा जाता है इंटेरोगेशन के टाइम पर। तो वर्कशॉप्स हो सकती हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है और ज़्यादा इन्हांस हो सके, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और ज़्यादा इन्हांस हो सके। तो आई विटनेस टेस्टिमनी में हमने इसे पढ़ा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ लिया है लॉ में, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी को जब हम लॉ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा, आई विटनेस टेस्टिमनी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेगोशिएशंस बाय लॉयर्स। अब है नेगोशिएशंस बाय लॉयर्स। तो जो नेगोशिएशन करी जाती है लॉयर्स के द्वारा, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। कभी कभी जो लॉयर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट है दो पार्टीज़ के बीच में वो बेनिफिशियली जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ उनके बीच में हो जाए, या फिर उनको बेस्ट आउटकम बिना किसी कार्रवाई के या फिर बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की बजाय बीच में ही जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए दोनों के बीच में, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा, ताकि दोनों पार्टीज़ को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। और जो लॉयर्स होते हैं इसके थ्रू वो क्या करते हैं कि इन नेगोशिएशंस के थ्रू वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर पाते हैं ताकि एक सही सोल्यूशन निकल के आ सके। अब जो भी लॉयर है उसे ये नेगोशिएशन का काम या फिर जो भी अपना काम है वो एथिकल कंडक्ट में रह करके, ठीक है, एथिकली सारा काम करना होता है। जितने भी एथिक्स हैं उन सबको फॉलो करना होता है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना होता या फिर झूठ को प्रमोट नहीं करना होता, और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे एथिकली सबके सामने रखना होता है। ये लॉयर्स का काम होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बायस ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मैं किसी की तरफ बायसनेस मैं नहीं दिखा रही हूँ, या फिर मैं जो है अपने आप को तो अनबायस्ड फील करती हूँ, समझती हूँ, और दूसरे लोगों की क्या सोचते हैं कि दूसरे लोग बायसनेस शो कर रहे हैं। ये हमारी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू सी अदर्स एज बायस्ड। हम देखते हैं कि दूसरे लोग बायसनेस शो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोग बायस्ड हैं, और हम खुद के जो हमारी खुद की बायसनेस होती है उससे हम अनअवेयर होते हैं, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, उसे बायस ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये हमारी बात हो रही है, इधर खुद की बात हो रही है कि हम अपनी जो बायसनेस है उसे देखते ही नहीं है, वहाँ पर हम बिल्कुल नज़र ही नहीं डालते अपनी खुद की बायसनेस को लेकर के, और हम हमेशा दूसरे को सोचते हैं कि दूसरा बायस्ड है, उसे बायस ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जो लॉयर्स में हो सकता है। और साथ में जो लॉयर्स होते हैं उन्हें अपने क्लाइंट की सजो एक अच्छी रैपो बिल्डिंग करनी होती है, क्योंकि रैपो बिल्डिंग यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एक अच्छा बेनिफिशियल एग्रीमेंट हो सके। बिल्डिंग ट्रस्ट इज क्रूशियल फॉर रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स, ठीक है। एक बेनिफिशियल एग्रीमेंट हो सके दोनों पार्टीज़ के बीच में, लॉयर्स के साथ, तो उससे क्या होगा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट को बिल्ड करना, रैपो बिल्डिंग करना, जहाँ पर भी जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो भी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, वर्कशॉप्स दे सकते हैं ताकि वो एक अच्छी रैपो बिल्डिंग कर सके। ये हुआ नेगोशिएशंस बाय लॉयर्स। अब आ जाता है लास्ट सेकंड पॉइंट, ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो एक साथ बैठे होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि लास्ट में ये डिसाइड करते हैं कि गिल्टी कौन है, जिसने क्रिमिनल जो डिफेंडेंट है वो क्रिमिनल है या फिर जो सिविल डिफेंडेंट है वो गिल्टी है, ठीक है, किसने गलत करा है, जो ये फाइनल डिसीजन लेते हैं उन्हें हम ज्यूरी कहते हैं। उन ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी। जो जज होता है वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, लॉज को सारा स्टडी करने के बाद, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि भाई कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं है, किसको सज़ा होनी चाहिए, किसको सज़ा नहीं होनी चाहिए।
और जो जूरीज होते हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी जो डिसीजन में काफ़ी बड़ा रोल लेते हैं, इम्पार्शियल होते हैं एंड बेस देयर डिसीजंस ओनली ऑन द एविडेंसेस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल, कि कोर्ट में जो भी एविडेंसेस, जो भी प्रूफ्स दिखाए जाते हैं, उसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, अपनी खुद की बायसनेस या सब्जेक्टिविटी नहीं ली जाती। अब टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस लीडिंग टू बायस। अब जीरीज में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रेजुडिस होते हैं जिसकी वजह से बायसनेस आ सकती है और एक गलत डिसीजन लिया जा सकता है, जिसको हमें अवॉइड करना होता है। तो टोटल 4 जो प्रेजुडिस हैं इधर बताए गए हैं। अब प्रेजुडिस क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं, क्योंकि हमने ये 107 में और 110 में बहुत बार पढ़ा है कि प्रेजुडिस क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस में सबसे पहले है इंटरेस्ट प्रेजुडिस। इंटरेस्ट प्रेजुडिस क्या बोलता है? इंटरेस्ट प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जो जूरर होते हैं, कोई भी मतलब जूरी में, जूरी हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ पीपल, तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें जो एक एक इंडिविजुअल को हम जूरर बोल रहे हैं, तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है आउटकम में। फॉर लेट्स सपोज कि अगर कोई केस है जिसमें कोई एक पार्टी अगर जीतती है तो उसका बेनिफिट किसी एक पर्सन को, किसी एक जूरर को मिल सकता है। तो इस तरीके के जो प्रेजुडिस होते हैं उसे इंटरेस्ट प्रेजुडिस होते हैं, कि अपना मतलब उधर निकला, अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उस ट्रायल आउटकम में, वो कुछ भी हो सकता है पर्सनल इंटरेस्ट, उसे हम इंटरेस्ट प्रेजुडिस बोल रहे हैं। सेकंड है स्पेसिफिक प्रेजुडिस। द जूरर्स एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स इंटरफेयर विद इम्पार्शियल जजमेंट, कि एक एक जो जूरर है, जो ग्रुप ऑफ जूरीज हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्हें जूरी कहा जा रहा है, उसमें जो एक एक इंडिविजुअल है उनके खुद के स्पेसिफिक बिलीव्स, ठीक है, वो उनके खुद के क्या, एक एक जने के क्या एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेकर के, खुद के क्या बिलीव्स हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, हमारे खुद के थॉट्स और हमारे खुद की जो एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, वो सब तो इन्फ्लुएंस करते ही हैं। अब वहाँ पे हमारी चॉइस होती है कि हमें अपनी सोच के हिसाब से चलना है या फिर एविडेंसेस के हिसाब से चलना है। तो हमारे खुद के जो एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से विद इम्पार्शियल जजमेंट उस तरीके के जो प्रेजुडिस होते हैं उसे स्पेसिफिक प्रेजुडिस कहा जाता है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के अलग अलग हो सकते हैं। थर्ड आ जाता है जेनेरिक प्रेजुडिस। जेनेरिक मीन्स जनरल एटीट्यूड, जनरल मीन्स जो सबके लिए कॉमन होता है, जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि नहीं बच्चे तो कुछ गलत नहीं कर सकते, तो ये एक जनरल बात हो गई ना, एक जनरल प्रेजुडिस है। या फिर इस कास्ट के लोग, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सोचता है इस कास्ट के लोग तो यार बुरे ही होते हैं, है ना, या फिर हम लोग सोचते हैं कि अच्छा जो फीमेल्स होते हैं वो तो इतना बड़ा क्राइम कर ही नहीं सकती, लेकिन कर सकती हैं। तो इस तरीके के जो जेंडर या रेसिज्म या फिर किसी भी चीज़ से रिलेट करके जो जनरल प्रेजुडिस होते हैं, जनरल जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, जैसे पहले ज़्यादातर लोग मानते थे कि लड़कियां तो गलत कर ही नहीं सकती, लड़कियां तो कोई क्राइम ही नहीं कर सकती, या फिर इतना बड़ा क्राइम तो नहीं कर सकती, या फिर अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों अब डिसाइड करना है कि गिल्टी कौन है, फीमेल है या मेल है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेल गिल्टी होगा। तो इस तरीके के जो प्रेजुडिस होते हैं उसे जेनेरिक प्रेजुडिस कहा जाता है। जो जनरल होता है, सब लोगों को ऐसे ही लगता है, जैसा जो सोचते हैं वो जनरल प्रेजुडिस हो गए। वो जो स्पेसिफिक हो गए कि हर इंडिविजुअल अलग अलग अपने प्रेजुडिस बना रहे हैं, वो स्पेसिफिक प्रेजुडिस हो गया। तो इंटरेस्ट प्रेजुडिस, स्पेसिफिक प्रेजुडिस, जेनेरिक प्रेजुडिस और लास्ट हो गया नॉर्मेटिव प्रेजुडिस। नॉर्मेटिव मीन्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटिमेंट इन्फ्लुएंस द जूरर्स डिसीजन, कि अपनी कम्युनिटी से जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हमारे होते हैं, फिर किसी भी कम्युनिटी से जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होते हैं, कि लेट्स सपोज अब कम्युनिटी सिर्फ, जैसे हमने पढ़ा पहले ही इसी चैप्टर में कि कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, तो अपनी कम्युनिटी से जुड़े वो जो सेंटिमेंट होते हैं, कि मान लो कोई जो जूरर था, अब वही जो है उसी को गिल्टी समझा जा रहा है, अब केस उसका चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि बाकी के जो जूरर्स हैं जो उसे जानते हैं, फिर किसी का फ्रेंड उधर खड़ा है, तो वहाँ पर भी प्रेजुडिस आ सकते हैं, या फिर मेरे किसी कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स मेरे जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से भी प्रेजुडिस आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन को। तो इसे नॉर्मेटिव प्रेजुडिस कहा जा रहा है। तो हमने टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस पढ़े जिसकी वजह से बायसनेस आ सकती है, या फिर डिसीजन में कोई भी एरर आ सकता है, जिसे अवॉइड करना होता है, और जिसे अवॉइड करने में भी सोशल साइकोलॉजी मदद करती है। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास जो हमें पढ़ना है प्रिजन क्लाइमेट। प्रिजन क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, उसमें भी सोशल साइकोलॉजी मदद करती है। अब प्रिजन क्लाइमेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब कोई भी क्रिमिनल है, ठीक है, जब वो प्रिजन में जाएगा, ठीक है, जेल में जाएगा, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि वो दोबारा से क्राइम करेगा नहीं करेगा। जैसे कोई भी जो 18 की एज से छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी एज अभी 18 नहीं हुए है, फिर भी उसने कोई क्राइम कराया, फिर किसी क्राइम में वो पकड़ा गया है, तो हम उसे नॉर्मल जो बड़े लोगों की जेल होती है उसमें नहीं डालते हैं। जो बच्चों की जेल होती है वो अलग होती है, और कई बार उनकी सज़ा भी कम कर दी जाती है। क्यों? ताकि वो दोबारा से कोई और बड़ा क्राइम ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगी, उन लोगों के साथ रहेंगी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम करे हैं, तो शायद वो दोबारा से बाहर और भी बड़े क्रिमिनल बन के निकले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिजन क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और जो प्रिजन होता है, ठीक है, जो जेल होती है, उसमें सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं होते, बल्कि दूसरे पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, और जो दूसरे गार्ड्स होते हैं, उन सबसे इंटरेक्ट वो लोग कर रहे होते हैं। तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है लीगल सिस्टम में। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रिजन क्लाइमेट के डायमेंशंस, क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रिजन क्लाइमेट में, वो हमें पढ़ना है। तो जो प्रिजन क्लाइमेट होता है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें होती हैं कि एक दूसरे से जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं या फिर गार्ड्स हैं वो सब इंटरेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को भी, या फिर एक दूसरे के साथ
वो आगे चल के और अच्छा एक सही इंसान बन सके, इस चीज़ में उसे सपोर्ट करा जाता है, इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, एक्सप्रेशन की, अपने इमोशंस को या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है प्रिजन क्लाइमेट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कि जैसे हमने बोला, जैसे बताया मैंने कि जो 18 साल से छोटी एज के बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने कुछ क्राइम करा होता है इंडिविजुअल्स ने, उन्होंने, तो उनके लिए उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, कि उनको समझाया जाए कि ये जो भी काम था ये गलत था, क्यों गलत था, इसे कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटा, अगर किसी ने 12 से 15 साल के बच्चे ने कोई क्राइम करा है तो उसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ होती है पर्सनल डेवलपमेंट में, इंक्लूड्स ऑटोनॉमी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, एड्रेसिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं पर्सनल डेवलपमेंट। ये भी प्रिजन क्लाइमेट में, प्रिजन क्लाइमेट का एक डायमेंशन है। थर्ड है सिस्टम मेंटेनेंस एंड चेंज। अब सिस्टम मेंटेनेंस और चेंज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑर्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम क्लैरिटी एंड स्टाफ कंट्रोल। कि जब प्रिजन में सब लोगों की ड्यूटी अलग अलग होती है, ठीक है, जो भी प्रिजन में जितने भी कैदी होते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से किसका कब काम आएगा, किसको खाना बनाना है, किसको दूसरे काम करने हैं, किसकी ड्यूटी लगेगी, सारी चीज़ें होती हैं, सब गार्ड्स की ड्यूटी होती है, तो उसकी मैनेजमेंट, टाइम टाइम पर उन्हें बदलना है, चेंज करना है, दूसरे की शिफ्ट आनी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सिस्टम उस पूरे सिस्टम को मेंटेन करके रखना, उसे चेंज करना, अगर कोई अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसे चेंज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है प्रिजन क्लाइमेट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए प्रिजन क्लाइमेट होता है, और सिस्टम मेंटेनेंस एंड चेंज, ये तीनों डायमेंशंस आते हैं प्रिजन क्लाइमेट में। अब जो प्रिजन होता है उसका मेन फोकस, किसी को जेल में डालने का मेन फोकस होता है रिहैबिलिटेशन, कि एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए प्रिजन का जो कि रिहैबिलिटेशन में, यानी कि दोबारा से उन्हें सही करने में या फिर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आने में, उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेकर आने में वहाँ पर मेन फोकस होता है प्रिजन का। अब यहाँ पर हम सोशल साइकोलॉजी को लीगल सिस्टम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो हमने अब तक पढ़ा वही सब है कि हम सोशल साइकोलॉजी को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आई विटनेस टेस्टिमनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ज्यूरीज के जो प्रेजुडिस होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। और जो प्रिजन क्लाइमेट है, प्रिजन की सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए, कैसा हमें एनवायरनमेंट किस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं कि जो पॉजिटिव बिहेवियर चेंज आ सके, बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आ सके, तो इन सब जगहों पर हम अप्लाई कर सकते हैं किसी सोशल साइकोलॉजी को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो PPCC 110 की यूनिट 7 थी, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी एंड लीगल सिस्टम, ये हमारा कवर हो चुका है। कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजी को कम्युनिटी पर, ये हमने कवर कर लिया। और इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से क्वेश्चन 2 ही आ सकते हैं, या तो सीधे क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी, या फिर क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू लीगल सिस्टम, ठीक है, फिर सीधा क्राइम या फिर लॉ के बारे में पूछेंगे डायरेक्ट। अगर नहीं पूछते हैं, सीधा लीगल सिस्टम पूछते हैं, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स जो सब टॉपिक्स हैं इसके थोड़े थोड़े दोनों के बारे में बताना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी करी रह जाती है कमेंट सेक्शन लिख करके बता सकते हैं। और इस यूनिट की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप PDF ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।